हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यू आगे बढ़ते रहें। हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट 4। इसके पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पिछले जाके प्ले लिस्ट से पिछले वीडियो को देख लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिससे कि आपको यह वीडियो समझ में आसानी हो या पार्ट 4 समझने में आपको आसानी हो। तो चलते हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं बात करके आगे पढ़ाई की ओर चलते हैं, टाइम समय को बचाते हुए। तो चलते हैं। पहला प्रकार हम लोग को आज पढ़ना है भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना। भारत में किसकी स्थापना? फैक्ट्रियों की स्थापना। ये क्या है फैक्ट्री? फैक्ट्री क्या है, किसे कहते हैं फैक्ट्री, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो फैक्ट्री की स्थापना को हम लोग देखते हैं और चलते समझने का प्रयास करते हैं क्या है फैक्ट्रियाँ। कब भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे औद्योगिक। हम लोग समझ चुके हैं औद्योगिकरण क्या हो गया। भारत में निरुद्योगी कहा गया, क्योंकि भारत में लोगों औद्योगिकरण आने से भारत के लोग, भारत के निवासी, भारत के रहने वाले लोग या कहने भारत के मजदूरों क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। इसलिए भारत में इसे कहा गया, किसके इतिहासकारों के द्वारा कहा गया, निरोधीकरण। कौन करण? निरुद्योगीकरण। हम लोग चलते औद्योगिकरण के बारे में समझते हैं। फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री अब जैसे कि आप जानते होंगे, समझ रहे होंगे, इसमें देखिए ज़्यादा जहाँ पर समझाने का रहता है वहाँ पर हम खुद समझा देते हैं। अब जहाँ समझाने के नहीं, उसको पॉइंट से शब्द पढ़ कर ही आपको पता चल जाए तो हम उसे कैसे और किस भाषा में हम उसको समझा सकें। तो जहाँ अगर हमको लगता है कि यहाँ पर समझाना आप सब समझ सकते हैं, उस शब्द को नहीं समझ सकते, तो हम समझाने का प्रयास करते हैं और एक एक शब्द को तो हम बता देते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार से दिक्कत है तो वहाँ पर जो पॉइंट में दिक्कत है वो आप बताइएगा, हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे उसको समझाने के लिए, या कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सर इसके बारे में थोड़ा सा अगला वीडियो में चर्चा कर दीजिएगा। तो हम वापस चर्चा कर देंगे कि ये मुझे नहीं समझ में आया, टॉपिक का नाम लिख दीजिए या जो भी रहेगा उस लाइन लिख दीजिएगा, या तो हम आपको क्या कर देंगे, अगले वीडियो में हम समझा देंगे वो बात को। तो चलते हैं, हम लोग समझते हैं भारत में फैक्ट्री की स्थापना। किसकी स्थापना? भारत में फैक्ट्री की स्थापना। औद्योगिकरण। उत्पादन से भारत में कुटीर उद्योग तो बंद हो गया है। उत्पादन बढ़ा, जिसके कारण भारत में कौन उद्योग? कुटीर उद्योग क्या हो गया? बंद हो गया। तो भारत में जो था, जो कुटीर उद्योग बंद हो गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन वस्त्र उद्योग, कौन उद्योग? वस्त्र उद्योग के लिए कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ देसी एवं विदेशी पूंजी लगाकर खोली गई। और उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए, वस्त्र मतलब समझते हैं कपड़ा, कपड़ा इंग्लिश में कहते हैं क्लॉथ, उसी को क्या कहते हैं? वस्त्र कहते हैं। वस्त्र उद्योग के लिए कौन उद्योग? वस्त्र उद्योग के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ देसी हो, यानी कि देश के, देसी मतलब विदेश के द्वारा देसी मतलब क्या होता है? अपने भारत के लोगों ने खोला, उसे देसी भी कंपनी कहेंगे। अब विदेशी जो विदेश से लोग आकर अपने पैसा लगाकर फैक्ट्री खोले, उसको कहेंगे विदेशी। विदेशी पूंजी लगाकर खोली गई है, जिससे कारखाना उद्योग को बढ़ावा मिला। कौन उद्योग? कारखाना उद्योग को क्या मिला? बढ़ावा मिला। कारखानों की स्थापना के क्रम में, किसकी स्थापना के क्रम में? कारखानों की स्थापना के क्रम में सन 1830 से 40, किसकी बात हो रहा है? 1830 से 1840 की बात हो रहा है। दशक में बंगाल में द्वारकानाथ, कौन नाथ? द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियों लगाई। किसके द्वारा? सबसे पहले 1830 से 40 के बीच में लगाया गया बंगाल में, तो द्वारकानाथ के द्वारा लगाया गया। कहाँ लगाया गया? बंगाल में लगाया गया। इसमें पूरा क्या नाम था? द्वारकानाथ टैगोर। कितने फैक्ट्री लगाएगी कंपनी? 6 संयुक्त कंपनियां या उद्यम लगाए गए। सब प्रथम, अब बताइए इसी को हम कैसे समाएं? 6 फैक्ट्री लगाएं तो लगाएं, 1807 में लगाएं, दशक में बंगाल में लगाएं, तो अब हम कैसे बना के दिखाएंगे, कैसे कैसे बनाएं? संभव तो है नहीं। तो जहाँ तक हमको समझ में आएगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको समझाएंगे। जैसे बोलते कमेंट बॉक्स में करते कि सर थोड़ा सा और बढ़िया से बेहतर से समझाइए। हम कोशिश, मेरा प्रयास ही रहता है कि हम पूर्ण रूप से आपको समझाएं, कोई दिक्कत ना हो मेरे स्टूडेंट को समझने में। सब प्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव। कौन कपड़े की मिल की नींव? सूती कपड़े, ध्यान देने योग्य बात, सूती कपड़े का मिल सब प्रथम नींव रखा गया। नींव मतलब बोल सर नींव भी क्यों रखा गया? जैसे हम जानते हैं घर बनाता था, घर बनाने के लिए क्या रखा जाता है? पहले घर बनाना, डायरेक्ट घर बन जाता है, पहले नींव डाला जाता है, फिर उस पर चर्चा किया जाता है, बजट पेश होता है, उसके बाद पैसा लगा, कितना पैसा खर्च करेंगे इसमें, उसके बाद लगाया जाता है। तो इसमें क्या चाहिए? पहले नींव रखा गया, किसके लिए?
लिए? सूती कपड़े मिल के लिए। यानी मिल नहीं, वो आटा पीसे वाला मिल नहीं हो रहा है, कपड़े को फैक्ट्री को ही मिल कहा जाता था उस समय। तो रखा गया, करा कि ईस्वी में बम्बई में डाली गई। तो सबसे पहले कब डाला गया कपड़े का मिल डाला गया? तो 1851 में डाला गया कपड़े का। कौन कपड़े का मिल? सूती वस्त्र का मिल डाला गया सबसे 1851 में डाला गया। बम्बई, वो कौन सा स्थान? बम्बई दिख रहा, बम्बई कपड़े का मिल इस तरीका से था। तो बोल सर दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आपके पास मोबाइल है, जाके गूगल बाबा पर सर्च मारिए, कपड़े, सूती कपड़े का मिल सबसे 1800 किस तरीका से आपको बढ़िया से दिखाई देगा वहाँ पर पिक्चर में, HD क्वालिटी में, NCERT। इसके कारण इसमें क्या चाहिए? थोड़ा सा HD क्वालिटी, ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पारसी कौन कौन से रहते थे? यहाँ पारसी, गुजराती और बोहरा, मुसलमान आदि जातियों के लोग सूती धागे और सूती कपड़े तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लग गए। और सारे आधुनिक कारखाने के जो निर्माण होने लगा, इस आधुनिक कारखाने के निर्माण में लग गए। कौन कौन लग गए आधुनिक निर्माण में? तो लग गए पारसी लग गए, गुजराती लग गए, बोहरा लग गए, मुसलमान आदि सभी जातियों के लोग इसमें क्या हो गए? जनजातियों के लोग सूती कपड़े उद्योग में आधुनिकरण के कारखाने में बनाने में लगे। पारसी काबस जी नानाजी दावर, पूरा नाम था। ये पारसी जी थे, इनका नाम पारसी थे। क्या नाम था पूरा? काबस जी नानाजी दावर। कौन बर? दावर। इसी के नाम पर अभी सुने होंगे, डाबर कंपनी है, बजाज के डाबर आता है तेल, इसी के नाम पर है। काबस जी नानाजी दावर ने सन 1854 में पहली कारखाना निर्मित किया और तभी से इसी उद्योग का इतिहास भारत में शुरू हुआ। तो भारत में सबसे पहले किसने कारखाना स्टार्ट किया? तो पारसी। उनका नाम क्या था? काबर जी नानाजी दावर। कब खोले? तो 1854 में खोले पहला कंपनी। कहाँ? इसी से धीरे धीरे क्या होते चले गए? डेवलप होते चले गए। देखते हैं कहाँ कहाँ भारत में बड़े पैमाने पर उद्योग वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। पंजाब है, संयुक्त प्रांत है, बिहार है, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास और बंगाल। ये सभी देखो सबसे ज़्यादा कहाँ? बंगाल में। उसके बाद कहाँ? मुंबई में होता है कपड़ा का उद्योग। उसके बाद मद्रास में। उसके बाद कहाँ? संयुक्त प्रांत में यानी कि उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, फिर बिहार, फिर क्या था? पंजाब। ये देखिए आकार से, धब्बा के आकार से आपको पता चला होगा कि कौन बड़ा कौन छोटा है, आप भी समझ सकते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं, क्या चलते हैं आगे। करा सन 1854 से 1880 तक 3 कारखानों का निर्माण हुआ। क्या एक कारखानों का निर्माण हुआ? सन 1854 में तो सबसे पहले काबस दी नानाजी दावर किए थे। फिर 1854 से लेकर 1880 तक 3 पर रहे थे। 30 कारखाने का निर्माण हुआ। कितने कारखाने? 30 कारखाने का निर्माण हुआ, जिसमें 13 पारसी द्वारा बनाए गए। 13 कारखाने, 30 कारखाने में 13 किसके द्वारा बनाया गया था? पारसी द्वारा। पारसी कौन थे? काबस दी जी नानाजी दावर। 4-5 पर बोलिए, आपका तोतर भी छूट जाएगा, बन भी जाएगा। काबस जी नानाजी दावर, जिसमें 13 पारसियों द्वारा बनाए गए थे। सन 1869 में सवेज नहर के खुल जाने से, कौन नहर? सवेज नहर से खुल जाने से बम्बई के बंदरगाह, किसके बंदरगाह? बम्बई के बंदरगाह। सवेज नहर के खुल जाने से बम्बई के बंदरगाह पर इंग्लैंड से आने वाला सूती कपड़ों का आयात बढ़ने लगा। ये खुल गया ना, तो सन 1869 में सवेज नहर बना। कौन नहर? सवेज नहर। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा है सवेज नहर कौन सा महासागर इसमें स्थित है। तो कहेगा सर हम कहाँ से बनाएंगे? हम क्या, आपके पास मोबाइल, आप देख रहे वीडियो तो मोबाइल है तो गूगल है तो सर्च मार के आप बता भी सकते हैं। कौन नहर? सवेज नहर। तो सर आप ही बता दीजिए। नहीं हम बताएं तो आप तो दिन भर मोबाइल चलाते रहते थे, ये चीज़ खोलते रहते, वो चीज़ खोलते रहते हैं, तो क्या आप सवेज नहर नहीं थे? आपको सवेज नहर मैप में दिखाई देगा तो आप बेहतर से वहाँ समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप खोज के जरूर बताइएगा मुझे। खुल जाने से बम्बई में बंदरगाह पर इंग्लैंड में आने वाले सूती कपड़े का आयात बढ़ गया। जैसे ही सुएज नहर खुला, मुंबई में क्या चीज़? सूती कपड़े का उद्योग बढ़ गया। यहाँ पर लोग आने लगे ज़्यादा, इंग्लैंड के लोग आने लगे, आयात बढ़ गया। ये आयात मतलब वहाँ से यहाँ आने लगे। कहाँ से? बम्बई। कहाँ से आने लगे? इंग्लैंड से। कहाँ आने लगे? भारत आने लगे। कब सुएज नहर खुला था? कब खुला सुएज नहर? तो 1869 में। ध्यान देने योग बात। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1869 में क्या चीज़ खुला था? 18 सवेज नहर। या तो ऐसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि सवेज नहर कब खोला गया? तो 1869 में खोला गया।
इसके बावजूद भी सन 1880 से 1895 तक सूती कपड़े के मिल की संख्या 39 से अधिक हो गई। अब पहले 30 था, अब 1880 तक तो 30 से था, फिर 1895 तक 39 से लेकर कितना हो गया, 30 से लेकर 39 तक से अधिक हो गया, यानी कि लगभग 40 पहुंच गया कारखाने की संख्या। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि कारखाने खुलते जा रहे थे, डेवलप होते जा रहे थे, वृद्धि होते जा रहे थे, जिससे व्यापार बढ़ते ही जा रहा था। इसमें सन 1880 इसमें मैनचेस्टर के कपड़ा उद्योग को चिंता में डाल दिया गया। किसके को कपड़ा उद्योग को, मैनचेस्टर के कपड़ा उद्योग को क्या चीज़ में डाल दिया, चिंता में, क्योंकि इधर ज़्यादा मैनचेस्टर से भी ज़्यादा होने लगा था। इंग्लैंड में, फ्रांस में जब चल रहा था, अपने पढ़ रहे थे हम लोग, वहाँ पर जब वहाँ पर कंपनी खुला हुआ था तो उसके बावजूद भी यहाँ भी खुला गया, तो यहाँ पर ज़्यादा होने लगा। कहाँ खोला गया था, फ्रांस में कह रहे हैं, कभी कहते ब्रिटेन में, कहाँ, हम कि पीछे नीचे आप पीछे जाइए, पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 2 में बताया गया कहाँ फैक्ट्री खुला है। तो सबसे पहले ब्रिटेन में फैक्ट्री खोला गया था, वहाँ से क्या हुआ, वृद्धि होते चला गया, वहाँ पर उसको मैनचेस्टर कपड़े का जाने लगा। लेकिन अब क्या हो गया, भारत में हो गया, जिससे मैनचेस्टर को क्या लगा, भारी धक्का लगा, नुकसान पड़ा, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार वहाँ से आयात किए जाने वाले माल पर से आयात शुल्क समाप्त कर दिया। इससे भारतीयों, कौन सरकार, ब्रिटिश सरकार के, तो ब्रिटेन में शुल्क तो कहते हैं, ब्रिटिश सरकार का तो था वहाँ, क्योंकि कपड़ा उद्योग जाता होता है, इसलिए उसको तो मैनचेस्टर कहा गया था। शुल्क समाप्त कर दिया गया। इसमें भारतीय बाज़ारों में, कौन बाज़ारों में, भारतीय बाज़ारों में वहाँ का सामान अपेक्षाकृत कम मूल्य में बिकने लगा। कौन मुल्क में, यही कारण हुआ कि भारतीय सामान जब टैक्स कर मुक्त कर दिया गया, कर छोड़ दिया गया, तो यहाँ का सामान हो गया जो है ना, वहाँ पर कम दामों में क्या होने लगे, बिकने लगे। इस समय सस्ता मशीनों का आयात करके भारत में सूती वस्त्र उद्योग का बहुत बढ़ाया गया। और क्या हो गया इसी समय दौरान में 1854 से लेकर 1895 के दौरान में यहाँ पर क्या हुआ, सूती जो मशीनीकरण था, मशीन का आयात हुआ, मशीन आया, और मशीन जब आ गया तो यहाँ पर सस्ते दामों पर कपड़े मिलने लगे, सस्ते दामों पर कपड़े बनने लगे, जिसके कारण क्या हो गया, यहाँ पर सूती उद्योग को क्या बढ़ावा दिया गया बहुत ज़्यादा। 1895 से 1914 तक के बीच सूती मिलों की संख्या 144 तक पहुँच गई। पहले तो 1854 में 30 तक 30 आया, फिर 85 में आ गया 39, फिर 1885 से 1914 तक कितने हो गए, 144 मील हो गए कपड़े का। तो सोच लीजिए कितनी तेज़ी में वृद्धि कर रहा, बहुत तेज़ी में वृद्धि कर रहा, तो ये वृद्धि करते चला गया। और भारतीय सूती धागे के निर्यात चीन से होने लगे। अब भारतीय सूती जो धागे का निर्माण कहाँ से होने लगा, निर्यात होने लगा, चीन से होने लगा। बहुत सारे ये कैसे आप कह रहे हैं कि 100 पहले था 39 को था, अब 144 हो गया, तो कैसे कहते हैं कि वृद्धि हो गया। हम कि कोई चीज़ का कंपनी बहुत ज़्यादा खुल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, बिक्री ज़्यादा हो रहा है, मुनाफा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए तो खुल रहा है। और जब खुल रहा है इसका मतलब वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है, तब ये तो खुल रहा है। इसलिए हम कहें क्या हो गया, 144 हुआ, तो ये उद्योग बढ़ते ही चला गया, यानी ये उद्योग बहुत बढ़ चढ़ के आगे भाग लिया। कह रहा कि आगे हम लोग चलते हैं। करा सन 1817 में कलकत्ता में देश के पहले जूट मिल एवं मारवाड़ी व्यावसायिक हुकुम चंद ने स्थापित किया। सबसे पहले ध्यान देने योग व जब भी प्रथम रहे पहली बार है उसको एकदम रट डालिए, याद कर डालिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछते हैं। क्वेश्चन पूछेगा पहली जूट मिल कब स्थापित किया गया, तो पहली जूट मिल 1917 में स्थापित किया गया। किसके द्वारा कहाँ स्थापित किया, तो कलकत्ता में स्थापित किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया, तो मारवाड़ी व्यवसायी, उनका नाम था हुकुमचंद, की क्या नाम था, हुकुमचंद के द्वारा क्या किया गया, स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा हुकुमचंद के द्वारा सबसे प्रथम कौन सा मिल स्थापित किया गया था, तो जूट मिल स्थापित किया गया था। तो ध्यान देने योग बात, एकदम ये पूरा लाइन को क्या कर दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए जिसको कहते हैं। सन 1918 में पहल एक लिमिटेड कंपनी के शुरू में बिड़ला ब्रदर्स की स्थापना। फिर 1918 में एक और कंपनी की स्थापना हुआ, उसका नाम पड़ा क्या नाम पड़ा, बिड़ला ब्रदर्स। कौन, जो बिड़ला नहीं सुने हैं, बिड़ला नाम अभी कंपनी, ओ सीमेंट सर, बिड़ला सीमेंट, हम कि हाँ ये बिड़ला आ गया, बिड़ला से बिड़ला, इनका जो खोले थे उनका नाम था बिड़ला ब्रदर्स नाम था, स्थापित किया गया। उसके एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड था।
सन 1919 में कब खोला गया बिड़ला ब्रदर्स लिमिटेड? 1819 में। फिर अगला साल और 1919 में बिड़ला जूट कंपनी खोला। फिर लिमिटेड के साथ ब्रदर्स के साथ एक और कंपनी खोल गया, जूट कंपनी, जो कैमा कंपनी हो गया, दूसरा कंपनी हो गया। कह सकते हैं किसका दूसरा कंपनी होगा? जूट के। पहला कंपनी कौन था जूट का? कलकत्ता में खोला गया, मरवाड़ी द्वारा, हुकुमचंद के द्वारा खोला गया। कौन चंद? हुकुमचंद के द्वारा। दूसरा खोला गया किसके? बिड़ला के द्वारा खोला गया। कब? 1919 में। फिर अगला साल के बाद 1920 में ग्वालियर में जियाजी राव सूती कारखाना खुला। 1920 में कौन कारखाना खुला ग्वालियर में? जियाजी राव सूती कारखाना। उसके बाद धनश्याम दास बिड़ला ने, कौन दास बिड़ला? धनश्याम दास बिड़ला ने अंग्रेजी कंपनी से अनेक चालू कारखाने खरीद कर अपने व्यापार को बढ़ाया। और अंग्रेज कंपनी जो ब्रिटिश जो आए थे, जो कंपनी खोले थे, और कंपनियों को इन्होंने क्या किया, अनेक कंपनियों को, पुराने कंपनी जो चल नहीं रहा था उसको खरीद कर ये अपने रूप में ढाल कर ये अपने को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे एंडबिल से केशवराव कॉटन मिल और मार्टिन से चीनी के कारखाने, और कोची कोची खोर एडन बिल से किसने किया, काची का कारखाना खरीदें, जो व्यापार से खरीदें वो एडम बिल से। केशवराव कॉटन मिल, कॉटन का मिल खोजे, किससे खरीदे? एडम बिल से। कौन कारखाने? पुराने कारखाने। और मार्टिन से खरीदे क्या चीज खरीदे? चीनी के कारखाने। कौन खरीदे? धनश्याम दास बिड़ला, जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, कौनते हैं? चलते हैं। करा सन 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा, नाम तो सुना ही होगा, दाने दाने एक समान, टाटा नमक, ने जमशेदजी टाटा। 1907 की बात किया जा रहा है। जमशेद सिंह टाटा ने बिहार के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया, जिसको कहा जाता है टिस्को, टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टील कंपनी। इसको नाम पड़ा टिस्को। कौन को? टिस्को। कब खुला? 1907 में खुला। कौची खुला 1907 में? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। किसके द्वारा खोला गया? तो जमशेद सिंह जी टाटा के द्वारा। तो बोल सर ये तो बात हो गया, ध्यान देने योग्य बात हो गया। हम कहें हाँ ध्यान देने योग्य बात हो गया। आप इसे क्या कर सकते हैं, नोट कर लीजिए या उतार लीजिए या छाप लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा टिस्को की स्थापना कब? 1907 में। किसके द्वारा किया गया? तो जमशेद सिंह टाटा। आपको दिखाई दे रहे होंगे जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा एक ऐसे भारतीय थे जिनमें भारतीय उद्योग की काफ़ी सूझबूझ थी। जमशेद सिंह टाटा एक ऐसे व्यापारी थे, एक ऐसे उद्योगपति थे जिनमें क्या थी, काफ़ी सूझबूझ थी। सूझबूझ का मतलब कुछ कभी होशियार से तेज तराज किस्म के आदमी थे, देहाती भाषा में बोला जाए तो। और 1910 में उन्होंने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना किया। कब किया? टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ? 1920 में। कैसे 1920 में क्या चीज़ की स्थापना हुआ? टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की। कब हुआ? 1920 में स्थापना किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, क्या ऊंची प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लौह उद्योग ने काफ़ी प्रगति की। कौन गति? प्रगति। किसके बाद? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोहे उद्योग में काफ़ी प्रगति की। कब खोला गया था? 1910 में खोला गया था। फिर अगला हो गया कुछ साल बाद, यानी कि 1955 में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने खोलने की सहमति रूस, पश्चिम जर्मनी और ब्रिटेन के समझौते के आधार पर ली गई। अभी भारत में 7 स्टील प्लांट है। भारत में कुल कितने स्टील प्लांट है? ये नहीं पूछेगा कि आपको कौन कौन किसकी सहायता से खोला गया, लेकिन आपसे ये पूछेगा वर्तमान में भारत में कितने स्टील प्लांट है? तो 7 स्टील प्लांट है। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। आगे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कुछ 7 गो है तो 7 के नाम बताइए सर। इस 7 का नाम याद कर लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन जरूर कर लीजिए। बोल सबसे पहला इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। सॉरी हाजीपुर बोल दिए, हीरापुर। कौनपुर? हीरापुर। तो क्वेश्चन पूछेगा इंडिया, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर? तो देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, इंडियन आयरन एंड स्टील
स्टील कंपनी कहाँ स्थित किया गया है? तो हाजीपुर में स्थित किया गया। दूसरा क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भद्रावती में। ये पूछेगा हो सकता है कि कौन सा राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। कर्नाटक। बोल सर इसमें राज्य का नाम दिया, इसमें राज्य का नाम नहीं दिया है। लीजिए आपके लिए हो गया होमवर्क, यहाँ पर आप राज्य का नाम लिख सकते हैं। बोल कहाँ से लिखें सर? फिर वही बात बोलेंगे, गूगल बाबा है, लिखिएगा, डालिएगा इंडिया आयरन स्टील कंपनी जो हीरापुर में है वह कौन से राज्य में स्थित है? आपको तुरंत गूगल बाबा बोल के बताएंगे, उसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ भी नोट कर लीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा हमको। फिर अगला है राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? राउरकेला में। ये भी कौन सा राज्य में स्थित है? जो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें क्या कीजिएगा? बताइएगा। ये आपको हो गया HW। कौन है HW? क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा HW आपका बढ़ता ही चला जाएगा। तो कितने कंपनी हो गए? 4 कंपनी हो गई। अगला टोटल है कितना? 7। कर 5वां में भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? भिलाई में है। बोल सर आप फिर कहिएगा इसका भी राज्य खोज के लिखिए। हम कि हाँ कहेंगे, लिखिए तो कोई बोलेंगे। फिर 6ठा में है कौन? दुर्गापुर स्टील का प्लांट कहाँ स्थित है? दुर्गापुर में। बोल सर फिर आप कहिएगा इसका भी लिखिए राज्य का नाम। हम कि हाँ बिल्कुल कहेंगे। फिर 7वां में है बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो। बोल सर हम समझ गए कि आप क्या कहना चाहते हैं, आगे रहने दीजिए, हम समझ गए कि आगे क्या करना चाहते हैं। बहुत होशियार हो गया है। चलो ये लिख सकते हैं, यानी 7 को एक राज्य दिया हुआ कर्नाटक, बाकी के दिया हुआ, यानी कि 6 को आपको होमवर्क बन गया। नीचे कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बता सकते हैं। 1 का राज्य में लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। 1 का राज्य, 2 का राज्य, 3 का राज्य, 4 का राज्य, 5 का राज्य, हम समझ जाएंगे। आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं कि भिलाई स्टील पावर प्लांट, खाली 5 में लिख के राज्य लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप 5 का आंसर बता रहे हैं भिलाई स्टील पावर प्लांट। 6 लिख के यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा राज्य का नाम, हम समझ जाएंगे। 6 में दुर्गापुर स्टील प्लांट था, उसका नाम आपका राज्य का नाम लिखें। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला चल रहा है कौन? अगला आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इस तरीक़ा से होता है। नीचे जाके आप इसको भी बढ़िया से गूगल सर्च करके बता सकते हैं। कुछ अपने से भी करने का प्रयास करिए, सभी चीज़ हम ही नहीं कर सकते हैं। आपके पास है कुछ सुविधा है तो उस सुविधा का लाभ उठाइए। आप चाहें तो गलत वे में भी लाभ उठा सकते हैं, सही वे में। आप वो डिपेंड तो आप पर करता है कि किस तरीक़ा से आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं। खैर भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ सन 1814 में हुआ। कब हुआ? 1814 में हुआ। किसका प्रारंभ हुआ? कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ। तो ध्यान देने योग्यवाद क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो 1814 में हुआ, जब रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयले की खुदाई का काम प्रारंभ किया गया था। रेल के विकास के साथ ही सन 1853 के बाद इसका विकास आरंभ हुआ। जैसे ही 1814 में यहाँ पर भिलाई में जो रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में स्थित है उसको कोयला में खुदाई किया गया, और जैसे ही खुदाई गया तो इसके विकास के लिए क्या चाहिए? रेल पटरी बिठाया गया। कब? 1853 में बिछाया गया। इसका विकास के लिए, उत्पादन में बढ़ाने के लिए, तो मशीनों का इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनों का प्रयोग शुरू किया गया। और इसको उत्पादन को ज़्यादा कोयला खुदाई और ज़्यादा ट्रेन के माध्यम से चला जाए, इसके लिए मशीन की भी व्यवस्था करवाएंगे। नवीन उद्योग की स्थापना ने कोयले की मांग बढ़ा दी। किसकी स्थापना? नवीन उद्योग की स्थापना ने कोयले की मांग को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। 1868 ईस्वी में जहां उत्पादन 5 लाख टन था, वहां 1950 में बढ़कर 3.23 करोड़ टन हो गया। अब कोयला का उत्पादन मात्र कितना हो रहा था 1868 में? 1868 में मात्र 5 लाख टन ही निकाला जा रहा था कोयला खदान से खन के। लेकिन बोल सर ज़्यादा कैसे निकाला जाने लगा अब? क्योंकि कौन कराना आ गया? मशीनीकरण। वहाँ पर कोयला अब इंसान के द्वारा नहीं, मशीन के द्वारा खुदाई होने लगा। जैसे ही मशीन के द्वारा खुदाई होने लगा तो 1950 होते होते कितना यहाँ पर मात्र 5 लाख था। सोचिए कितना बढ़ गया, 3.23 करोड़ टन बढ़ गया, टन निकाले जाने लगे। ये तत्कालीन बिहार का इस उद्योग का मुख्य केंद्र बन गया। और वही का बात, यही कारण हुआ कि उस समय इस तत्कालीन भारत का क्या हो गया? बिहार में जो क्या हो गया? मुख्य उद्योग बन गया कोयला वाला। कि इस समय क्या था? बिहार और झारखंड एक ही स्थित था, जिसके कारण क्या चाहिए? यहाँ पर रानीगंज में जो हो रहा था, जो पश्चिम बंगाल में नज़दीक था इस समय, तो 1850 में तो पश्चिम बंगाल भी बिहार में स्थित था, इसलिए बिहार में क्या हो गया? उद्योग हो गया। तो सर बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो बिहार से झारखंड 2000 में अलग हुआ। नीचे कमेंट में जाकर बताइए हमको कि झारखंड
सॉरी बंगाल, पश्चिम बंगाल कब हुआ अलग हुई, बहुत पुराने समय में अलग हो गया था, लेकिन उस समय में एक ही था 1868 में, तो बिहार और झारखंड एक ही था। इसलिए इसमें बताया गया है कि उस समय उद्योग का केंद्र बना था कौन, बिहार। इन्हीं के अभी के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें और लाइक बटन दबा भी दें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।